कार आ जाए तो उसका घर में कार प्रकट हो गया, और उसका पड़ोसन घर में कितना हो गया? दो। उसने बोला मेरा एक बहुत मस्त वाला बंगलो बने, तो उसका पड़ोसन घर में कितना हो गया? दो बंगलो। उसने बोला मेरे को दो एक पत्नी से शादी हो जाए, तो उसको कितना पत्नी शादी हो गया? दो पत्नी शादी हो गया। तो अभी इनिशियल ठीक ठाक था, बाद में सोच के फोकड़ का मिल इसको, हम मतलब मैं ही इतना तपस्या करा और रिजल्ट इसको मिल रहा है। तो उसने बोला कि ये खतरनाक है, तो उसने बोला मेरा एक हाथ कट जाए, तो उसका हाथ कट गया उसका। मेरा एक पैर कट जाए तो कुछ चलेगा? बोले मैं ऐसे चलूंगा चलेगा? चल ही नहीं पाएगा। तो ऐसे है ना, हमें कोशिश करना चाहिए कि दूसरे बारे में कोई बुरा नहीं सोचना चाहिए हमेशा। हमेशा ठीक है तो फिर हम भी जाएंगे और सबको लेके जाएंगे। देखो सोच के देखो, हम अगर ऐसे सोचते कि आरएमडी को हम साल का 2 करोड़ रुपया देते हैं एक्चुअली, पर हाँ साल का होता है वो, क्योंकि उसका जहाँ पर हम ये करते हैं आपका फीस वगैरह मतलब आपसे ही लेके देते। पर हम अगर ऐसे सोचेंगे नहीं नहीं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, पर उससे क्या होता है ना, उससे उसका भी हेल्पफुल होता है और हमारे भी हेल्पफुल होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम एकेडमी में इतना बच्चों का एडमिशन इसकी वजह से हुआ क्योंकि पेरेंट्स जब आते हैं देखते हैं बाप रे बाप, पूरा अक्खा 3 तला का बिल्डिंग है, उनको क्या पता ऊपर के 4 ही रूम है हमारा। पर ऐसे एक 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 माहौल बनता है ना, माहौल बनता है कि हाँ देखो बच्चे हैं इतना सारा, इधर चिल्लम चिल्ली चल रहा है उनको, मतलब सही है। तो जो भी है वट एवर, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। हाँ क्या तो वो गुटखा खाने के लिए? हाँ जो भी है, तो उसके वजह से सोचो तो कितना कुछ हेल्पफुल होता है एक्चुअली हमें। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि ठीक है चलेंगे, पर सोचा इसलिए तो नहीं लेके जा रहे। ठीक है बस नहीं नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बट लेके जाएंगे ना, ये गारंटेड है ना, लेके जाएंगे ना तो। अब अभी वही डिस्कस थोड़ा चल रहा है कि क्या करना है, इस हफ्ता करना है या फिर फेब्रुअरी में करना है। अगर इस हफ्ता नहीं होगा तो फेब्रुअरी में करेंगे, पर लेके जाएंगे। लेके जाएंगे लेके जाएंगे, बस आप भरोसा रखो है ना, लेके जाएंगे। तू मारने वाली की? पीछे से कौन क्या बोल रहे हैं? ओए, कमेंट्स नहीं मारना चाहिए बस, किसी कोई है कमेंट नहीं, बी केयरफुल। खैर छोड़ो, क्या पढ़े दिखा ऊपर? मजा आई। कल क्या पढ़े थे लास्ट क्लास? बस यही पढ़े थे, सोलर कॉन्स्टेंट पढ़े थे। देखो देखो देखो, तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हीट ट्रांसफर के बारे में। सॉरी हम लोग क्या रेडिएशन रेडिएशन डिस्कस रहे हैं। रेडिएशन में पहला थ्योरी हम कौन सी थ्योरी पढ़े थे? प्रीवोस्ट थ्योरी पढ़े थे ना। प्रीवोस्ट क्या बोला था? प्रीवोस्ट बोला था कि हर एक एलिमेंट क्या करता है, कोई ना कोई टेम्परेचर में रेडिएशन क्या करेगा, एमिट करेगा, है नहीं? जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेडिएशन, और एमिसिव पावर का वैल्यू कितना होता? ए ई सिग्मा टी रेस टू 4। पक्का? एब्जॉर्प्शन कितना करेगा, डिपेंड करेगा इसका सरफेस एरिया और बाहर का टेम्परेचर के ऊपर। एमिट कितना करेगा, इसका सरफेस एरिया और वो खुद का टेम्परेचर। याद है? रेट ऑफ जो हीट लॉस आ रहा था, जो हीट लॉस आ रहा था, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? डिक्यू अपॉन डीटी जो बोल रहे थे, इसका वैल्यू कितना आ रहा था? ए ई सिग्मा बॉडी का पावर 4 माइनस आ रहा था सराउंडिंग का पावर 4। इस चीज को अगर हम रेट ऑफ कूलिंग लिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, रेट ऑफ कूलिंग अगर बोलेंगे, तो इसका इसका हम क्या लिख लेंगे? ए ई सिग्मा अपॉन एम एस इंटू कितना आता है आपका? थीटा बी का पावर 4, या फिर ऐसे कहीं भी लगते हैं थीटा का पावर 4 माइनस लिखेंगे थीटा नॉट का पावर पावर 4 ना, ऐसे भी आ जाएगा, जहां पर कि हम टेम्परेचर को क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस चीज से हम देखे थे कि रेडियस से स्क्वायर होता है, ये रेडियस का प्रोपोर्शनल 1/4 होता है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि सवाल आते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट और क्या हमने न्यूटन भाई साहब ने बोले ये सब बकवास चीज होता है, इतना कौन बड़ा कौन सॉल्व करेगा? हमारे जो डिक्यू अपॉन डी टी होता है, वो डिक्यू अपॉन डी टी अगर आपको याद होगा ना, 4 ए ई सिग्मा इंटू आता है टी एस का पावर क्यू इंटू आता है डेल्टा टी आता है एक्चुअली में। अगर आपको थोड़ा फॉर्मूला याद रह जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात कोई बड़ी वाली बात नहीं है। पर जो तब हम अप्लाई कर सकते हैं जब डेल्टा टी वेरी 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 लेस देन क्या होना चाहिए? टीएस होना चाहिए। ये सारे जो कंपैरिजन हो रहे हैं वो सारे केल्विन स्केल में कंपैरिजन हो रहा है, हालांकि डेल्टा टी आपका केल्विन स्केल में या फिर डिग्री सेल्सियस स्केल में क्या होता है? सेम होता है दोनों केस में। ये हो गया डिग्री ऑफ क्या है, ये हो गया डिग्री ऑफ आपका मतलब डिग्री ऑफ हीट लॉस या फिर रेट ऑफ हीट लॉस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ
इसको लिख लेंगे थीटा माइनस लिख लेंगे थीटा नॉट। इसी चीज को अगर हम एम एस से रिप्लेस करेंगे एम एस डी टी से, तो ये क्या बनेगा, डी थीटा अपन लिखेंगे डी टी इक्वल टू के, के अपन एम एस आएगा, वो के हमेशा कांस्टेंट आता है, तो ये थीटा माइनस थीटा नॉट आ रहा था, है ना। इसका अगर हमने इंटीग्रेशन वगैरह करके जब हम ग्राफ बनाए थे, तो एल एन ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट का ग्राफ बनाएंगे, तो मैं बोला था पहले से कि नेगेटिव साइन आएगा कैलकुलेशन करने टाइम पे, तो ये ऐसे आ रहा था। पर तो अगर सिर्फ थीटा और टी का ग्राफ बनाएंगे, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का आ रहा था। कोई दिक्कत वाली बात? चले, इतना सब कुछ होने के बाद हम कुछ सवाल करते हैं ना, एक सवाल करते हैं, लिखो क्वेश्चन लिखो। हम्म। और टाइम वगैरह भी निकाला था ना, इंटीग्रेशन वगैरह करके सब कुछ निकाला था हम लोग। मतलब मुझे अभी याद आ रहा था ऐसे, हम जो घर पे थे ना, तो मैं मेरा बहन को बहुत चिढ़ाता था, बैठ के कहीं पर कुछ कर रहा था बहुत चिढ़ाते थे। तो वैसे वो अच्छा लगता है वैसे, बट इट शुड नॉट बी इन ए डिफरेंट सेंस, है ना। भाई बहन को चिढ़ाना चाहिए, बट नॉट इन मतलब उनको ऐसे बहुत ज्यादा नीचे दिखाना चाहिए। और आपका गुस्सा होना भी जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट इट शुड नॉट बी गो टू दैट बियॉन्ड एक्सट्रीम, है ना, उतना देर नहीं होना चाहिए। A heater is connected to a heater is connected to 200 watt power supply. A heater is connected a heater is connected to a 200 watt power supply and and kept in surrounding of 20 degrees Celsius. Full stop. Temperature of heater becomes steady. Temperature of heater becomes steady at 40 degrees Celsius. Temperature of heater becomes steady at 40 degrees Celsius. Temperature of heater becomes steady at 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। पहला पॉइंट लिखो। अच्छा चलो पहले समझते हैं ना क्या हो रहा है, देखो सुनो। अब हो क्या रहा है ना, जैसे कि आपको देखो हमारे घर में हीटर वगैरह पहले जमाने में हुआ करता, आजकल तो गैस चूल्हा वगैरह आ गया। पहले जमाने देखे थे हमने हीटर वगैरह होता था बोल के, रूम हीटर वगैरह अभी भी है। वो तो चूल्हा में चलता होगा गाँव में, उसका तो बिल नहीं देते होंगे ना पक्का, उसका तो अलग कनेक्शन होगा। हमारे घर में ऐसे है, मैं ऐसे मेरे घर से हाँ। आकरा मतलब हुक ना, हुक। हाँ बराबर, अरे पता है ना, हम भी गांव से हैं, टेंशन मतलब। हमारे जैसे एक ऊपर वाला बिल्डिंग है, नीचे वाला बिल्डिंग है, नीचे वाला बिल्डिंग को इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हुआ है, मतलब भाई हुक हुक मार के ऊपर वाला बिल्डिंग को लगा है। ऊपर वाला बिल्डिंग कोई नहीं यूज करता है, बस थोड़ा बहुत जैसे ऊपर जाने के लिए कभी कोई चला है। बाकी नीचे फ्रिज है, सब कुछ है, सब कुछ है, बस उसके ऊपर काला पर्दे का पर्दा डाला गया है। और चेक करने के लिए जो आता है उसको 100 रुपए दे देते हैं बस, खत्म। गाँव है ना, गाँव में सब कुछ चलता है, इतना चल जाता है गाँव। गाँव में जो चेक करने का आता है, सही है। उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगता है ना, उसका भी ऊपर से कमाई हो जाता है। खैर, अच्छा ऐसे कभी हुआ क्या, जैसे मान लो अगर आपने तवा को, अगर मान लो गैस चूल्हा के ऊपर डाल दिए, और उसके बाद आपने उसके चपाती वगैरह कुछ नहीं रखे, तो गर्म होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा, और उसके बाद पूरा पूरा वो जो लोहा था वो पूरा गर्म होके मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। नहीं होता है? क्या होता है? देखो या फिर ऐसा होता है क्या, कि मान चलो फॉर एग्जाम्पल विद्या सरिता एकेडमी का किचन में आग लगा है, आग मतलब वो चूल्हा जल रहा है, उसकी वजह से हमें इधर इधर गर्मी महसूस होता है, हम बोलते हैं गर्मी विद्या सरिता में तो चूल्हा जल रहा है। ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं ना। ऐसे क्यों नहीं होता है, उसको समझो ना, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है ना, स्टेडी स्टेट का मतलब वो जितना इनपुट ले उतना ही आउटपुट लेगा, ठीक है ना। देखो इसका मतलब क्या है, मान चलो फॉर एग्जांपल फिलहाल के लिए आपने इसको, ये जो हीटर था या फिर जो भी आपने मान लो तवा वगैरह रखे थे, वो तवा मतलब कुछ भी चीज अभी नहीं रखा गया, तो फिलहाल के लिए ये अगर सराउंडिंग अगर 20 है तो इसका कितना आएगा, 20 का 20 रहेगा। आप इधर से जितना भी हीट रिलीज करोगे, वो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना रहेगा, 20 की 20 ही रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि आपने हीटर चलाया तो आपका पूरा एटमोस्फेयर गर्म हो गया, ऐसा थोड़ा ना होता है। वो बहुत जो गर्मी लग रहा है क्योंकि हमारे घर में हीटर चल रहा है, वो तो सराउंडिंग तो टेम्परेचर सेम ही रहता है, वो तो पूरा मतलब बहुत बड़ा सराउंडिंग होता है एक्चुअली। एनीवे, अच्छा मान के चले ना, मान के चलिए अभी फिलहाल के लिए जो हीट जो इनटेक कर रहा है वो इनटेक कितना कर रहा है, 200 वाट का कर रहा है, हीट इनटेक कितना कर रहा है, 200 वाट।
इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर कितना है आपका 20 डिग्री सेल्सियस। तो हीट लॉस कितना कर रहा होगा, जीरो, क्योंकि जो रेट ऑफ हीट लॉस है जो डिक्यू अपॉन डीटी है उसका वैल्यू कितना आएगा के इंटू थीटा माइनस थीटा नोट आएगा ना आपके पास, इतना ही। तो मुझे बताओ इसने हीट लिया कितना है, इसने 200 वाट का, पर दिया कितना है उसने 0 वाट का, उसने कुछ दिया ही नहीं है, क्योंकि इनिशियल इसके भी टेम्परेचर कितना है आपका 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अच्छा अच्छा, अब सोच के देखो, मान के चलिए तो फिर ये जो 200 वाट का जो हीट उसने लिया था वो क्या करेगा, इसका टेम्परेचर को बढ़ाएगा। जैसे उसने टेम्परेचर को बढ़ाया, मान चलो अभी टेम्परेचर इसका बढ़ के मान चलो आपका 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया 30 हो गया। उसको कांस्टेंट कितना पावर सप्लाई आ रहा है 200 वाट का, परंतु जैसे ही इसका टेम्परेचर कितना हो जाए, जैसे इसका टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अब ये हीट एमिट करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो जो रेट ऑफ हीट एमिशन आएगा ना डिक्यू अपॉन डीटी, उसका वैल्यू कितना आएगा के इंटू 35 माइनस बनेगा 20, क्योंकि सॉरी 30 30 सॉरी 30 माइनस कितना आएगा 20 आएगा, क्योंकि इतना ही टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों के क्रॉस में, ठीक है ना। मान चलो फिलहाल के लिए के का वैल्यू आपका 10 है, सवाल में दिया है, मान चलो 10 है। तो मुझे बताइए इसका वैल्यू तो फिर कितना आएगा 10 इंटू कितना बनेगा 30 माइनस 20, 100 आ जाएगा ना, 100 आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 100 वाट। तो 100 वाट का हीट क्या करा उसने, लॉस करा। उसको पावर कितना मिल रहा है 200 वाट का, उसने छोड़ कितना रहा है 100 वाट का। तो अभी भी उसके पास कितना बचा हुआ है 100 वाट का बचा, वो 100 वाट क्या करेगा, उसका टेम्परेचर को और बढ़ाएगा। तो टेम्परेचर और बढ़ा 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 बढ़ा, एक टाइम ऐसा है जहां पर उसका टेम्परेचर कितना हो गया 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। अच्छा, जब 35 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा, इसको कॉन्स्टेंटली कितना मिल रहा है 200 वाट का। अब जो हीट लॉस करेगा वो कितना का हीट लॉस करेगा, 10 इंटू 35 माइनस कितना बनेगा 20, कितना करेगा 15, 150 वाट। अच्छा, अब सोचो देखो फिर से, 150 वाट उसने क्या करा एमिट करा। अच्छा, ले कितना रहा था 200 वाट का, तो बचा कितना 50 वाट का। वो 50 वाट क्या करेगा फिर से उसके अंदर, और टेम्परेचर बढ़ाएगा। हाँ, पहले जितना फास्ट फास्ट टेम्परेचर बढ़ रहा था, अभी थोड़ा टेम्परेचर स्लो स्लो बढ़ेगा, पर बढ़ेगा पक्का। अरे बांगड़ो, अच्छा इसका टेम्परेचर बढ़ा 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 बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ 38 डिग्री सेल्सियस हो गया। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अब जो रेट ऑफ हीट लॉस होगा सराउंडिंग की तरफ, इसको अभी भी मिल कितना रहा है 200, और तो ये जो रेट जो हीट लॉस करेगा वो कितना करेगा 38 माइनस बनेगा 20, मतलब कितना 80 आएगा, मतलब 18 आएगा। तो 180 वाट का उसने हीट को क्या करा सराउंडिंग को से रिलीज करेगा। उसको मिल कितना रहा था 200, वो छोड़ कितना रहा है 180, बचा कितना है 20, मतलब अभी भी 20 क्या करेगा वो टेम्परेचर में बढ़ाएगा। टेम्परेचर बढ़ा के मान लो थीटा का वैल्यू कितना होगा 39 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसमें डिक्यू अपॉर्चुनिटी बताओ कितना बनेगा, 10 इंटू कितना बनेगा 19 आएगा। तो कितना बनेगा 190 वाट। उसको मिल कितना रहा था 200 वाट, छोड़ा कितना उसने 190 वाट, बचा कितना 10 वाट। वो 10 वाट क्या कर रहा होगा उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर को बढ़ाया बढ़ा के मान चलो ये 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उस टाइम बताइए डिक्यू अपॉर्चुनिटी कितना बनेगा, 10 इंटू कितना बनेगा 20, कितना हो गया 200 वाट। अब सोचो, अब उसके पास मिल कितना रहा था 200 का, उसने छोड़ा कितना है 200, अब बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, उसको कंटिन्यूस कितना मिल रहा होगा 200, और छोड़ कितना रहा है 200। इसका मतलब 40 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होएगा। दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। इसलिए हम गर्म करने के बाद, जिसमें मतलब हम गर्म कर रहे तवा को, एक टेम्परेचर अचीव होने के बाद बाद में उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उस टेम्परेचर को स्टेडी स्टेट बोलते हैं। इसलिए क्या होगा, लोहा मेल्ट नहीं होते हैं। ये सोचो वो हीट लेते रहेगा लेते रहेगा लेते रहेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ते आएगा बढ़ते आएगा बढ़ते आएगा, मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो गर्म हो जाएगा, गर्म होकर भाप होकर सब मेल्ट होकर ऊपर उठ जाएंगे। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि वो जितना भी मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतना क्या कर रहे हैं एमिट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई 40 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। पक्का। अच्छा, सवाल क्या दिया है पहले, स्टडी स्टेट कब पहुंचा है 40 में पहुंचा है। समझ गया ना। अभी इस चीज को मैं क्वेश्चंस करके बस लिखवा दूंगा ना, जो चीज मैंने बताया उसे क्वेश्चन करवा के लिखाऊंगा, बाकी और कुछ नहीं। तो हमारे पास अगर स्टेडी स्टेट दिया है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा ना, स्टेडी स्टेट का मतलब है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ क्या बनेगा एमिशन। तो उसने एब्जॉर्ब कितना कर रहा है आपके पास 200 वाट का, तो एमिशन कितना कर रहा होगा 200 वाट का। अच्छा, एमिशन कितना करता है के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट, पक्का। तो उससे के का वैल्यू आ जाएगा, ये 200 इक्वल टू के जब के आएगा थीटा वैल्यू कितना आएगा 40 माइनस 20। इनफैक्ट मैंने वही लिख दिया था एक्चुअली 10, पर हम सॉल्व करके के का वैल्यू 10 निकाल भी सकते हैं। ये आ गया 10, है ना। अब लिखो पहला सवाल, मतलब ये स्टेडी स्टेट से हमने क्या निकाला, तो आज छोड़ दे, कल से पढ़ना है ना, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लिखो, रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग,
पहला बिट कि पहले के का वैल्यू हम लिख लिए स्टडी स्टेट में, दिस इज एट स्टडी स्टेट। रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग पहला क्वेश्चन है। रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग व्हेन टेम्परेचर ऑफ हीटर, व्हेन टेम्परेचर ऑफ हीटर इज एट 30 डिग्री सेल्सियस। बताओ 30 डिग्री सेल्सियस में कितना वो रिलीज कर रहा होगा, कितना लॉस कर रहा होगा? 100 कर रहा होगा, निकाल भी तो है ना, उसको पुट कर लिख लो बस, 100 आ जाएगा। मैं पूरा बता दिया, जो बताया अभी सिर्फ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ बस, है ना, वो आप खुद सॉल्व कर लो बस। के इंटू थीटा माइनस थीटा नोट आएगा, थीटा का वैल्यू कितना आएगा 30, के का वैल्यू 10 है, थीटा नोट कितना बनेगा 20, सो वाट, वाट कौन लिखेगा? और इसको कौन लिखेगा रेट ऑफ हीट लॉस बोल के? डीक्यू अपन कुछ लिखो, सेकंड बिट लिखो, नेट रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, नेट रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन बाय हीटर, नेट रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन बाय हीटर एट 35 डिग्री सेल्सियस। नेट कितना एब्जॉर्ब कर रहा होगा 35 पे? पहले लॉस निकालो, लॉस कितना कर रहा था वो, लॉस कितना करेगा? 150 का लॉस करेगा। तो एब्जॉर्ब कितना कर रहा था 200 का, तो नेट कितना एब्जॉर्ब किया 50 का, हुई ना? 200 माइनस 150, 50 का आ जाएगा। हीट लॉस नहीं, हीट लॉस ये हो गया नेट एब्जॉर्प्शन। अच्छा, तो पहला बिट कर रहा है नहीं ना? हाँ ठीक है, ठीक, सही है ना? अगला पढ़ लिखो, इफ द रेट ऑफ, if the rate of increase of temperature, if the rate of increase of temperature, if the rate of increase of temperature is 1 degree Celsius per second, is 1 degree Celsius per second at 35 degree Celsius, find the heat capacity of heater, find the heat capacity of heater। सवाल में क्या दिया है बताओ? डी टी अपॉन डी टी है ना, ये गिवन है 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना पर सेकंड गिवन है, ठीक है ना? सवाल पूछा है कि बताओ हीट कैपेसिटी कितना आएगा। तो पर देखो 35 डिग्री सेल्सियस में जब आपका टेम्परेचर कितना 35 डिग्री सेल्सियस में, इसका टेम्परेचर कौन बढ़ा रहा होगा? जितना नेट हीट एब्जॉर्ब किया था। लॉस कितना कर रहा था 35 डिग्री में? 35 माइनस 20, 15 इंटू 10, 50, 150 ना, 150 का हीट वो लॉस कर रहा था, मिला कितना उसको 200 का। तो जो नेट एब्जॉर्प्शन है जो हम निकाले थे ना, नेट एब्जॉर्प्शन, वो कितना निकाला था हमने 50 वाट का निकाले थे। और ये 50 वाट क्या कर रहा होगा इसके अंदर, उसी का टेम्परेचर बढ़ा रहा होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू कितना बनेगा एम एस डी टी अपॉन डी टी, खत्म कहानी। अरे जितना हीट एब्जॉर्ब कर वो भी क्या करे टेम्परेचर बढ़ाएगा, बस सिंपल सी बात है। ये गिवन है, ये कितना गिवन है आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड गिवन है। एम एस क्या होता है हीट कैपेसिटी, उसने वही पूछा है हीट कैपेसिटी, दिस इज व्हाट सी। तो सी का वैल्यू कितना आएगा 50, जो भी आ जाए कितना आएगा वाट सेकंड जूल
जूल पर डिग्री सेल्सियस ना, ये आ जाएगा आपके पास। सी हीट कैपेसिटी होता है ना, मास इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी। हाँ मैंने बोला था, मैंने बोला था, मैंने बोला था। कैलोरीमेट्री बोला था ना, कैलोरीमेट्री में। मला माहिती, मला माहिती, मी सांगतो तुम्हाला, मी सांगितलो. सही बोल रहा हूँ क्या? मी सांगतो, मी तुम्हाला सांगितलो, सांगितलं होतो. मला पहिले बोला था, सांगितलं होतो. होतो, होतो, सांगितलं होतो. मला मराठी तुकुन तुकुन आयची. थोड़ा 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 को क्या बोलते? थोड़ा चुकुन चुकुन नहीं बोलते क्या? को तो चुकुन चुकुन बोलते शायद। लिखो आगे, लिखो आगे, लिखो। फोर्थ बिट। शादी का पार्टी। ड्रिल क्या है? खिला लेना सबको। तो अब बॉयज को खिलाना बाकी दो। ये भुक्कड़ सब। टीचर्स कोई नहीं खाएंगे। हम मैं टीचर नहीं आता हूँ क्या? कल देखो, कल मैं सिर्फ 2 गिलास पानी और एक केला अमर सिंह सर ने दिए थे, पूरा ऊपर से नीचे आ गया। और ये चप्पल से। हाँ। कंपनी क्या? स्पाइक लाइट, स्पाइक लाइट। लोग लोग पता है, मैं जा रहा था, बोले कि वाह धोती कुर्ता पहन के गया था। तो लोग बोल रहे थे कि मानना पड़े कितना साधु व्यक्ति है, धोती कुर्ता में ट्रेकिंग कर रहे हैं। और वो कौन सा, ये, वो भी स्लीपर में। बाथरूम चप्पल। अभी मेरे पास शूज भी था नहीं, क्या कर सकते हैं? देखो, हीट इफ हीट कैपेसिटी ऑफ व्हाट, इफ हीट कैपेसिटी ऑफ हीटर, इफ, हाँ, हाँ सेक, डी बीट में बोलूंगा कब खत्म कर रहा हूँ। मैं जो बोला ना वही सब लिखवा रहा हूँ बस। इफ हीट कैपेसिटी ऑफ हीटर इज 50 जूल पर डिग्री सेल्सियस, इफ हीट कैपेसिटी ऑफ हीटर इज 50 जूल पर, इसमें केजी दिया है एक्चुअली। जूल पर केजी होता है क्या? हीट कैपेसिटी क्या, केजी होता है क्या? नहीं, पर डिग्री सेल्सियस होता है। गलत है, पर डिग्री सेल्सियस सही। 50 जूल पर डिग्री सेल्सियस। फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर when temperature was 38 degree Celsius. Find rate of increase of temperature when, find rate of increase of temperature when temperature was at 30 degree Celsius, 38 degree Celsius. सोचो, सवाल में क्या पूछा, क्या निकालना है अभी? डीटी अपन डीटी। हाँ, सही बात है। एट 38 डिग्री सेल्सियस। क्या यूनिट क्या है? हाँ, डिग्री सेल्सियस पर। हाँ सही। हाँ, 0.4 ना, सही है। 0.4 आ जाएगा ना, 0.4 आ जाएगा, ठीक है ना? 0.4 आ जाएगा। पूछ क्यों मार रहा था, पता है? क्या निकाला कि इसमें तो फिर, ये कौन सा टेम्परेचर पूछा है? 38 डिग्री सेल्सियस में ना, 38 डिग्री सेल्सियस पूछा है। 30 डिग्री सेल्सियस में जो हीट लॉस होगा कितना होगा, हीट लॉस? 180 का हीट लॉस होगा, 180 वाट का हीट लॉस होगा। तो जो नेट हीट एब्जॉर्प्शन हुआ, नेट हीट एब्जॉर्प्शन हुआ, वो कितना आएगा आपका? 20 बनेगा ना, क्योंकि 200 तो ले रहा था, 100 से छोड़ रहा था। तो नेट बचा कितना, तो फिर 20 वाट का बचा। और यही क्या कर रहा होगा, ये जो 20 वाट है दैट विल बी इक्वल टू सी इंटू कितना बनेगा, डीटी अपॉन डीटी आएगा। बस कहानी खत्म, एमएस की जगह में पुट कर लेंगे। तो 20 अपॉन सी के जगह में कितना गिवन है, 50 गिवन है। ये बनेगा डीटी अपॉन डीटी, सारे यूनिट तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीटी अपॉन डीटी कितना बनेगा, जीरो कैंसिल हो गया, 2/5 सांगा, 0.4 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। अच्छा, इसको केल्विन पर सेकेंड में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, क्यों? ये डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर है। ये आ जाएगा आपका आंसर।
आगे लिखो। आफ्टर स्टडी स्टेट इज अचीव्ड, आफ्टर स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड, उसी का ही है ना, उसी का ही। कौन सा, फिफ्थ या सिक्स्थ बिट, कौन सा बिट? फिफ्थ। आफ्टर स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड, द हीटर इज स्विच्ड ऑफ। आफ्टर स्टडी स्टेट अचीव्ड द हीटर इज स्विच्ड ऑफ। फाइंड, फाइंड रेट ऑफ हीट लॉस एंड रेट ऑफ कूलिंग, फाइंड रेट ऑफ हीट लॉस एंड रेट ऑफ कूलिंग। एरिया, एरिया नहीं चाहिए बस। हीट कैपेसिटी 50 जूल पर केजी है, सॉरी 50 जूल पर डिग्री सेल्सियस है, लिख लो। सी इक्वल टू 50 जूल पर केजी। स्विच बंद कर दिया हीटर का, क्या होगा अभी? हाँ, वो पता है ठंडा हो जाएगा। 200 वाट का पावर सप्लाई उसको मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेंगे ना अभी। तो अभी अभी उसका टेम्परेचर कितना है, तो 40 डिग्री सेल्सियस। तो हीट लॉस कितना होगा अभी, हीट लॉस 400 वाट का होगा ना। सॉरी 200 वाट का होगा ना, 200 वाट का। अब स्टेडी स्टेट में क्या हुआ ना, अच्छा चलो स्टेडी स्टेट में क्या हुआ था। अभी जब आप स्टेडी स्टेट पहुंच गए, इसका मतलब क्या है, अभी इसका टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना है 20। अभी हमेशा कितना रहेगा, हमेशा इतना ही रहेगा वो। हमेशा जब तक हम पावर सप्लाई कर रहे हैं तब तक हमेशा कितना आएगा 40 रहेगा, और ये हमेशा कितना आएगा 20 ही रहेगा। इसका टेम्परेचर 40 से भी ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं। क्योंकि जितना हीट ले रहे हैं उतना हीट क्या करेगा, वो वापस भी कर देगा। अब जैसे हमने स्विच बंद कर दिए तो अब क्या होगा, अब इसको पावर सप्लाई कितना हो रहा है, जीरो। परंतु एमिट तो अभी भी इसका भी 200 का 200 ही करेगा ना। क्योंकि जो रेट ऑफ जो हीट लॉस आ रहा था, वो रेट ऑफ हीट लॉस कितना बनेगा आपके पास, के इंटू ये बनेगा 40 माइनस कितना बनेगा 20। तो अभी भी कितना जा रहा है, 200 वाट का एमिट कर रहा होगा। अभी एब्जॉर्ब जीरो कर रहा है पर एमिट कितना करेगा, 200 करेगा। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ हीट लॉस हो गया। अब रेट ऑफ कूलिंग, तो क्या करेंगे, डिक्यू अपॉन डी को क्या पुट करेंगे, सी इंटू डी टी अपॉन डी टी पुट लेंगे। इसका वैल्यू कितना बनेगा आपका 200 आएगा, सी का वैल्यू कितना है 50 है। तो डी टी अपॉन डी टी कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा 200 अपन आएगा 50। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर कितना आएगा, सेकंड आएगा। हाँ, ये 4 डिग्री पर सेल्सियस हमेशा नहीं रहेगा। ये सिर्फ जब ये फिर से 39 हो गया, 38 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो ये थोड़ा स्लो स्लो ठंडा होगा। ठंडा भी स्लो स्लो होंगे, क्योंकि हीट लॉस उस टाइम पे 200 नहीं आएंगे, 150 आएंगे, 100 आएंगे। तो अब जरा स्लोली स्लोली हीट होगा। परंतु जैसे ही स्टेडी स्टेट में जस्ट स्विच ऑफ किए, तो तुरंत ही उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाएंगे इससे। समझ गए ना इसको, मतलब लिखो इसको तुम। अच्छा, मैंने आपको पूछा था ये, कि मान चलो आप ना अपने बाथरूम गए, और बाथरूम मान लो गर्म, पर ठंडी के मौसम में अगर आप मान चलो गर्म पानी में नहाने के लिए चाहते हैं, और आपने पानी को गीजर से निकाले, और उसका टेम्परेचर करीबन 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है ना। और आपको नहाना है, तो नहाने के लिए टेम्परेचर आप कितना करना चाहेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस पे करना चाहेंगे, ठीक है ना। पर तुरंत ही क्या हो, टैप बजने लगा, ट्रन ट्रन ट्रन, मम्मी का कॉल आया। आपके दो ऑप्शन है, पहले पानी मिला के जाएंगे और आके नहाएंगे, या फिर जाएंगे, कॉल उठाएंगे, 5-10 मिनट का जो बात करेंगे, उसके बाद आके पानी मिलाएंगे। कंडीशंस अप्लाइड, हीट लॉस कम होना चाहिए। पहले पानी मिला के जाके नहा के मतलब बात करके आएंगे, या फिर पहले बात करके आके पानी मिलाएंगे। आप अपना कंफर्ट मत देखिए, फिजिक्स में एनर्जी कंजर्व करने के लिए कोशिश कीजिए। आप ये मत सोचिए कि पानी अभी डाल के जाऊंगा तो फिर से गर्म नहीं रहेगा, तो फिर क्या ही फायदा हुआ। पहला वाला, क्यों, ऐसे क्यों?
सही बात है ना, सही बात है। एक्चुअली होगा क्या ना, देखो पहला केस में क्या है ना, पहला केस में मान चलो, जैसे मान चलो आपके पास टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर मान लो 70 डिग्री सेल्सियस मान लो हो गया था, पूरा गर्म गर्म पानी में से भाप भाप निकल रहा है ना 70 डिग्री सेल्सियस। बाहर का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, ठंडी का मौसम चल रहा है, चलो 15 कर लेते हैं। आपको नहाना कितने में, 30 डिग्री सेल्सियस का नहाना है ना। तो एक काम कीजिए, आपको अगर कॉल आ रहा है घर से तो कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी और मिला के जाइए। कहाँ तक मिला जाएगा, कम से कम, कम से कम इसका टेम्परेचर से आपको 30 में नहाना है ना, तो इसको ऐसे 32 तक करके जाइए इसे, जितना करिए 32 से करके जाइए। उससे क्या होगा ना, 15 और 32 के अंदर जो आपका डिफरेंस है, कम होने की वजह से हीट लॉस कम होगा। और आप आते आते आराम से उसका टेम्परेचर कितना हो गया होगा, 30 तक हो गया होगा। परंतु मान के चलिए, आपके पास ये जो पानी था, जो आपने 70 डिग्री सेल्सियस जो पानी रखे थे आपने, इसमें मान लो आपने आने के बाद सोचा कि आने के बाद मैं मतलब ना आने के बाद पानी डालूंगा, देखता हूँ जितना चाहिए चाहिए। प्रॉब्लम क्या होगा ना, क्योंकि इनके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है, उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से बहुत ज्यादा हीट लॉस हो जाएंगे। उसके वजह से आपको 30 डिग्री सेल्सियस पानी बनाने के लिए आपको थोड़ा ही पानी डालना पड़ेगा, इतना सारा पानी नहीं डाल सकते हो आप लोग। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी से जब आप नहाने के लिए जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, फिजिक्स को अप्लाई करके ही नहाने के लिए जाएगा। जैसे मैं कल बोल रहा था, बहुत सारी चीजें ट्रेकिंग करने के टाइम पे, अगर ऐसे ढलान है ना, ऐसे ढलान है, और आपको अगर ऐसे नीचे उतरना है, तो सबसे अच्छा कौन सा ना, ऐसे पीछे पीछे उतरिए। उससे फायदा क्या होता है ना, उससे फायदा ये होता है कि हमारे टॉपलिंग इफेक्ट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। मैंने उस टाइम बोला था, आप भी जाके ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई करो, है ना, आपको दिखेगा सच में ना। मैं अब कल कुछ बच्चों को समझा रहा था, पता नहीं किसको क्या आया नहीं आया। मतलब ऐसे ऐसे अगर ढलान है ना, हाँ मतलब ये ध्यान देना है कि वो थोड़ा सा अजीब सा ढलान नहीं होना चाहिए, पता चला कि ऐसे जाते, मतलब ऐसे जाते थे पूरे नीचे ही गिर गए, तो फिर वो फिर दिक्कत हो जाएगा। और आपको ट्रेकिंग करने टाइम में अगर आपका कमर बहुत स्ट्रांग है, तो आप ऐसे करके चलिए, वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है एक्चुअली। तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे चले जाता है, उसकी वजह से क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी को इतना नहीं बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत थोड़ा कम लगता है एक्चुअली। खैर छोड़िए। उसी प्रकार के ऐसे बहुत सारी चीजें ना फिजिक्स में से, बहुत सारा आप अपने डेली लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हो। आपको अगर ब्रेक लगाना है, परंतु आपका अगर मान लो गाड़ी अगर स्लिप कर रहा है, पहिया अगर आपका मान लो बहुत 10 साल पुराना पहिया है, आपने पहिया चेंज नहीं किया कंजूसी की वजह से, तो उस टाइम पे स्लिप होने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मेरे गाड़ी के जैसा। क्योंकि मेरा गाड़ी का वो, मैं पता नहीं, मैं जब भी लेके जाता बोलता है कि टायर जबरदस्त है, और मैं जैसे ही ब्रेक मारता हूँ गाड़ी स्लिप हो जाता है। तो उस टाइम पे पता है मैं क्या करता हूँ, ब्रेक लगा के छोड़ो, लगा के छोड़ो, लगा के छोड़ो। इससे फायदा क्या होता है ना, जब तक गाड़ी चलते रहेगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्योंकि जैसे आपने गाड़ी को ऐसे पूरा लॉक कर दिया ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन घिसना स्टार्ट होगा, एंड दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन। और बता कौन सा फ्रिक्शन बड़ा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या आता है, ज्यादा होता है। इसलिए इसे ब्रेक लगा के छोड़ना। इसलिए कभी भी ना, डिस्क ब्रेक जब लगाते हैं उसको लगाते नहीं है, उसको लगा के ऐसे छोड़ते हैं। गाड़ी में भी, कार में भी एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस। उसमें भी हम दबा के ऐसे रखते हैं, तो वो मशीन ऐसे डिसाइड करता है कि गाड़ी को लॉक नहीं होने दे, नहीं तो काइनेटिक फ्रिक्शन में खत्म हो जाए, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और हमारी गाड़ी स्लिप होकर एक्सीडेंट करवा देगा। तो इसे बहुत सारे एप्लीकेशन है फिजिक्स में, जिसे आप पढ़ोगे, आप डिस्कवर तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ गए आप लोग इसके बारे में। एक सवाल जो कि जेई 2027 में आया हुआ है, वो आया था सॉरी, वो लिख लीजिए ना, लिख लीजिए, क्योंकि नीट का सिलेबस से निकाल दिया उसने, तो 27 में ये आने का बहुत चांसेस होता है। 21 में आया था, 23 में आया था, 25 में उसका थोड़ा सा डिफरेंट आया था, तो 27 में तो पक्का ही आएंगे, ठीक है ना। लिखो तो फिर क्वेश्चंस। A body cools from a body cools from 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। A body cools from 80 degree Celsius to 50 degree Celsius in 5 minutes. Calculate the time it takes. Calculate the time it takes to cool from 60 degree to 30 degree Celsius. Calculate that calculate the time it takes to cool from
60 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस। सवाल में गिवन है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर जो सराउंडिंग गिवन है वो कितना गिवन है, 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है। सुनो सुनो, आप सोचो ही मत, सिर्फ देखो मैं क्या कर रहा हूँ। हम क्या पुट करेंगे ना, ये सारे न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग से सारे सवाल बनते हैं। कैसे बनाते हैं, ये पहला फेज है, दूसरा फेज है। देखो 60 से ले 50, हमें पता है कि एम एस डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना होता है आपके पास, के इंटू कितना आएगा, डेल्टा थीटा या फिर डेल्टा टी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। सही बात है ना। अच्छा, क्या होगा ना, दोनों केस में मास तो सेम ही आएगा क्योंकि उतना ही पानी है। मास सेम है दोनों का, स्पेसिफिक कैपेसिटी सेम ही आएगा। ये दोनों गायब कर लो, सही ना। दोनों का के भी सेम ही आएगा, इनको भी गायब कर लो। बचा कौन सा तो फिर, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी शायद। मुझे थोड़ा सा रुको, अगला वाला स्टेप में करेंगे, इसको पहले अच्छे सॉल्व करते हैं। देखो क्या करते हैं, ये वाला कौन था, 60 से लेकर 30 दिया था ना, 60 से लेकर 30, और इसके लिए टाइम कितना लगे ये पूछा है। देखो देखो, क्या करते हैं इसको, इसको पहले लिखो एम एस डेल्टा, मतलब वैसे तो हमें डी क्यू अपॉन डी टी लिखना चाहिए, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू कितना बनेगा आपका पास, के इंटू डेल्टा टी आएगा ना, डेल्टा टी, सही बात। क्या करो, टीबी माइनस कितना बनेगा, टीएस आएगा। डेल्टा क्यू को क्या लिख लेंगे हम लोग, एम एस डी टी अपॉन डी टी लिख लेंगे, के इंटू कितना बनेगा, टीबी माइनस टीएस। क्या मैं थोड़ा बहुत शॉर्टकट ले रहा हूँ, मुझे लगा रोको थोड़ा सा, है ना, अगला वाला इसके बाद शॉर्टकट ही कर लेंगे, ठीक है। एम एस रखो, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, कहाँ से कहाँ तक कूल हुआ, 80 से लेके 50, 30। डेल्टा टी समय कितना लगा उसको, 5 मिनट का, इक्वल टू के, तो के रखो कोई दिक्कत नहीं है, टीबी माइनस टीएस, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दिया था, 20, तो ये तो 20 आएगा। अभी बॉडी का टेम्परेचर कौन सा लेंगे बताओ, 80 लेंगे 50 लेंगे, उनका बीचों बीचों वाला लेना है। कैसे लेना है, 80 + 50/2 एवरेज लेना है। कैसे निकालते हैं 80 + 50/2, 65, ये बनेगा 65। हो गया, इसके पास आइए, फिर से इसमें क्या पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे एम एस डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या पुट करेंगे, के इंटू टी बी माइनस पुट करें टी एस, एम एस को एम एस रहने दीजिए, डेल्टा टी बताइए चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 30। डी टी का वैल्यू कितना आ रहा है, पता नहीं, वही तो निकाले सवाल में, के को के रखो, टी बी क्या लेंगे, 60 से लेकर 30 तक है, क्या लेना चाहिए, 45, माइनस टी एस कितना है, 20। आप क्या कीजिए ना, ये दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एम एस कट, तो मैं वही चीज कर रहा था एक्चुअली, जो जो कट रहा था ना पहले से कट कर रहा था, है ना, मैं वो कोशिश कर रहा था बैठ, है ना, ऐसे आ जाएगा। अब हम 30 डिवाइड बाई 30 करेंगे ना, तो उसके बाद नीचे 5 आएगा, ऊपर टी आ जाएगा, तो टी अपन बन जाएगा 5, एंड दिस अपन दिस कर लेंगे, कितना आएगा, 65 - 20 कितना बनेगा, 45, अपन कितना बनेगा ये, 25, 5 5 5 9, तो टी कितना समय लगा, 9 मिनट का समय लगा। ये आपका आंसर ऐसे दिखाना जाता है। मैं नॉर्मली, मतलब अभी तो समझाने के लिए आपको इतना किया, मैं तो नॉर्मली ऐसे ही करता, देखो मैं देख लेते एमएचडी, ये हटाओ, इसे कुछ काम करने, डीटीबी दोनों का सेम था, ये भी हटाओ, कुछ काम करने, डायरेक्टली क्या पुट करने का, टीबी माइनस टीएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। कभी कभी डीटी सेम नहीं होता है, तो वो ध्यान देना बस, इसलिए डीटी भी सेम है। तो टीबी माइनस टीएस कितना था, मतलब T2/T1 इक्वल टू कितना बनेगा, पहले केस में कितना था, पहले केस में जो टाइम लग रहा था, पहले केस में टेम्परेचर कितना आ रहा था आपका, 80 ना, 30, 30 अपन आखिरी केस में कितना लग रहा था वो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं सॉरी सर, 60 - 20 कितना है, 45, 45 अपन कितना है, 25, ये लगा 5, लगा 5 5 9, ऐसे आ जाता है। थोड़ा सा एक्सपर्ट होने के बाद कर लोगे आप लोग ना, इतना कौन मेहनत करेगा, पर ऐसे नॉर्मल सॉल्व करो फिलहाल। दो चीज को कंपेयर करके दोनों को डिवाइड कर ले आंसर आ जाएंगे। ये पेन किसका है,
सही है। आगे लिखो। हम्म। डर क्यों रही तुम? लिखो। ए बॉडी cools from a body cools from 60 degree to 40 degree Celsius. A body cools from 60 degree to 40 degree Celsius in 7 minutes. 60 to 40 degree Celsius in 7 minutes. What will be its temperature? What will be its temperature in next 7 minute? अब इसमें टाइम नहीं पूछा है, उसमें टेम्परेचर पूछा है। What will be its temperature in next 7 minutes? TS इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस दिया है, टेम्परेचर सराउंडिंग। कीजिए। आपको दिक्कत है, दो दो लाइन बना के कीजिए आराम से ना, इतना फास्ट करने की जरूरत नहीं। पहला केस बनेगा 60 से लेके 40 7 मिनट। अगला आएगा 40 से लेके टेम्परेचर टी है ना, वो नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा। तो 60 से 40 7 मिनट, देन 40 से टी 7 मिनट्स। अद्वैत, अद्वैत ना, कब उठा आपने? आज सुबह? इतनी जल्दी उठ गए आप? अब और इतने जल्दी उठ गए? और 1 घंटा बढ़ाओ। 9 बजे उठ गए। हाँ, 20 10 बोलो ना, टीएस का बोलो 10। टीएस 10 दिया था ना, 10। 150 कहाँ से आ रहा है आपका ये क्या है? मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे दिया हूँ बस। 36। ज्यादा कम नहीं होगा आपको लग रहा है? 36 आ रहा है? 36? वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा ज्यादा ही कम हो गया, मतलब हो सकता है ज्यादा कम होगा, मुझे लग रहा है। मतलब थोड़ा थोड़ा और कम आएंगे, 30 तो ज्यादा ही कम हो गए। हाँ, 20 नहीं, अबे 20 कैसे आएगा ना, लाइक 30। नहीं, थोड़ा और कम आ रहा है, थोड़ा सा। चुप है। 20। 20 कैसे आएंगे रे ना, लाइक 60 से 40 के लिए अगर 7 मिनट, तो अगले 40 में मतलब 20 तो कम नहीं होगा ना। तो पॉइंट ही क्या बना तो फिर? तब निकाल ही क्यों नहीं रहते, निकाल ही क्यों रहते फिर मेहनत करके? हाँ सही है। सही है। जो भी आया। तो कर क्या रहे, टीबी कहाँ निकला तो टीबी? टीबी टीबी कहाँ निकला, टीबी कहाँ निकाला? अच्छा देखो देखो, इसमें जो एवरेज टेम्परेचर कितना आएगा, इसमें एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस आएंगे ना। इसमें एवरेज टेम्परेचर कितना बनेगा? 40 + T/2 आएंगे आपके पास, है ना। जब आप फॉर्मूला पुट करें कौन सा, MS∆T अपन पुट करें DT इक्वल टू क्या पुट है, K × T - TB - TS पुट करेंगे ना।
तो एम एस के तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। इनफैक्ट डीटी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के इसमें टाइम कितना है, 7 मिनट ही है। अच्छा डेल्टा डीटी निकालते हैं, इसके लिए डीटी कितना आएगा, 40, 60 - 40 कितना बनेगा आपका, 20। नीचे वाले में कितना आएगा, 40 - टी आएगा। ये बनेगा 40 - टी इक्वल टू टीबी - टीएस। इस केस में बॉडी का टेम्परेचर कितना आ रहा है आपका, 50 आ रहा है। अरे बांगड़ो, तो कितना आएगा, 50 माइनस कितना बनेगा आपके पास, सराउंडिंग है 10 अपॉन। इस केस में बॉडी का टेम्परेचर कितना है, एवरेज टेम्परेचर 40 + टी/2 माइनस आएगा 10। बस इसको सॉल्व कर, आंसर आ जाएगा आपके पास। 20 नहीं, 28 आएंगे। मतलब आपको मैथ्स नहीं आता है, कौन बोल रहा है 20? इक्वेशन ये नहीं करती तुम्हें, इक्वेशन नहीं था क्या, यही था। तो पक्का ला मैं दिखा दो तेरे को। 36, इक्वेशन ये है क्या, हाय राम। 28 आना चाहिए। कृष्णा, मतलब हैंस प्रूव्ड कि आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन नहीं आता है। अरे ये इक्वेशंस मैंने भी लिख दिया, फिर भी आप लोग आंसर अलग अलग कैसे आ सकते हैं। लाइए हम दिखाते हैं आपका एडिशन कहां पर गलत हुआ है। थैंक यू, नहीं वो तो आएंगे मुझे पता है। थैंक यू थैंक यू। कृष्णा, मैं ही डूब के मर जाता हूँ, लफड़ाई करता हूँ। आया 28। कितने लोगों को 28 आया, एक क्वेश्चन सॉल्व करें, 28 कितने लोगों का हाथ उठाइए। अच्छा कितने लोगों को इसके अलावा और कुछ आया, 36, 30, 20? सॉल्व करो उसको गधो। इसका नीचे दो था, वो दो कहाँ गया? नहीं नहीं, वो तो 40 तो है ही, ठीक है। अबे बांगड़ू, उधर देख। तो दो किधर है वो, अभी करने से कहाँ भी आया तेरा? हाँ, 28 आ रहा है। आया 28। कितने लोगों को 28 आया तेरा, हाथ उठाओ एक बार। हाय राम, अभी तो इक्वेशन सॉल्व नहीं किया। ऑन सॉल्विंग विल गेट 28, ठीक है ना, लिख लो इसको ना, ऑन सॉल्विंग विल गेट 28। अगर किसी को दिक्कत है सॉल्व करने के लिए तो मैथ्स के सर के पास जाइए, वो आपको पक्का सिखा देंगे, आपको ना इक्वेशन के सॉल्व करना होता है। हाँ, नहीं तो कोई और भी कोई दिक्कत है तो फाउंडेशन क्लास में सिखाते हैं, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, नाइन्थ, सिक्स में पढ़ाते हैं, सिक्स में पढ़ाते हैं। कोरोना चल रहा था ना आप लोगों में। हाँ इसीलिए ठीक है, और एक साल फाउंडेशन करना चाहिए। गधो। लिखो लिखो, स्पेक्ट्रल, लास्ट लास्ट पार्ट बचे, खत्म करते हैं इसको। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, सेवा करो, पति से बाद में डोनेशन लाके देने का। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ए फटाफट लिखो, टाइम हो गया। एब्जॉर्शन पावर कॉरेस्पॉन्डिंग टू, एब्जॉर्शन पावर है, ए रुको रुको रुको, वो उसको सिर्फ लिखो एमिसिव पावर, एब्जॉर्शन पावर काटो। ये हम एमिसिव पावर पढ़ रहे हैं ना, वो एब्जॉर्शन पावर कैसे आएंगे, है? लिखो एमिसिव पावर कॉरेस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर वेवलेंथ। एमिसिव पावर आए नहीं अभी तो 28, यानी आ गया ना।
emissive power corresponding to particular wavelength is known as spectrum spectrum emissive power, वही जो लिखा है spectral emissive power. Emissive power corresponding to particular wavelength is called spectral emissive power. ज्यादा नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट से जान के रखो, हमारे मतलब ऐसे कोई पूछता नहीं है, इतना कुछ है ही नहीं हमारे पास, बस ये ध्यान में रखो। सुनो, देखो होता है क्या ना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सूर्यकांत सर। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने 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 ये बोले बोले कि देखो, जैसे मान चलो कोई भी बॉडी, एक बॉडी किसी भी टेम्परेचर में है, तो ये कुछ ना कुछ तो मतलब रेडिएशन निकालेगा, निकालेगा नहीं निकालेगा, निकालेगा। अच्छा, जो भी रेडिएशन निकालेगा वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे। क्या होंगे सारे? क्योंकि रेडिएशन सारे कौन सा वेव होता है आपका? अरे बोलो। तो उनका सबका स्पीड कितना आएगा? 3 × 10⁻² कितना बनेगा? 8 मीटर पर सेकंड। अरे है ना, बोलो। ये सारे के सारे जो भी होंगे उनका कुछ ना कुछ तो क्या होगा आपके पास, कुछ ना कुछ तो आपका वेवलेंथ बनेंगे, और कुछ ना कुछ तो उनका फ्रीक्वेंसी बनेंगे। और वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है? उनका स्पीड होता है। क्या होता है उनका? किसको किसको मल्टीप्लाई करने से? इसका मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों मल्टीप्लाई करने से अगर स्पीड आएगा, तो जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा उसका स्पीड उतना। अबे गधो, जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी उतना, और जिसका फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा उसका वेवलेंथ उतना। अच्छा, और एक सोचने वाली बात है, हमें यह पता है कि जिसका फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा उसका एनर्जी भी उतना ज्यादा, मैंने बोला था एक बार। तो सोच के देखिए बार, जो एच न्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि अगर मान लो हमारे पास अगर लैम्बडा इंटू, या फिर ऐसे ना न्यू इंटू लैम्बडा इक्वल टू अगर सी होता है, तो हम अक्सर लैम्बडा को क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन न्यू भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अगर वेवलेंथ गिवन है, तो क्या हम उसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं क्या? अरे हाँ बोलो। कैसे निकालेंगे? अपने को लैम्बडा गिवन है, सी का वैल्यू पता है 3 × 10⁸, तो उसे फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। क्या आपको पता है कि लैम्बडा की यूनिट मीटर में आता है? अबे लैम्बडा वेवलेंथ है, लेंथ लेंथ लेंथ, तो किसे मेजर करेंगे? मीटर मेजर करेंगे। फ्रीक्वेंसी का पता है क्या? हर्ट्ज में आता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/। इनफैक्ट ऐसे भी देख सकते, देखो लैम्बडा इक्वल जो सी अपन अगर न्यू हुआ, तो न्यू का वैल्यू कितना बनेगा? सी अपन लैम्बडा आएगा, वेव चैप्टर पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। सी मतलब क्या? तो स्पीड ऑफ लाइट कितना आएगा? मीटर पर सेकंड में आएगा। लैम्बडा कितना बनेगा? मीटर में आएगा। मीटर मीटर कैंसिल होगा, 1/सेकंड को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। और पता है फ्रीक्वेंसी का? तो 1/टाइम पीरियड 1/सेकंड क्या होता है? हर्ट्ज आता है। अरे हाय ना बोलो। तो ये जो साइंटिस्ट थे सूर्यकांत सर, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोले देखो जनता, होगा क्या ना एक्चुअली में, ये सब कुछ वैसे से प्रिलिमिनरी आइडिया था, क्योंकि आप लोग वर्ड्स नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि जिसका फ्रीक्वेंसी जितना था उसका एनर्जी उतना। अबे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा उसका एनर्जी उतना, जिसका फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा उसका वेवलेंथ उतना। तो बताइए, अगर आपके पास ये रेड लाइट हुआ और ये आपके पास अगर वायलेट लाइट हुआ, वायलेट लाइट का अगर फ्रीक्वेंसी आपका ज्यादा है, रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी अगर कम है, तो वायलेट लाइट का ये वाला बनेगा या फिर ऐसे ऐसे बनेगा? अबे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लैम्बडा कम आएगा ना, तो ये ऐसे ऐसे बनेगा। अरे हाय ना बोलो। अच्छा बताओ, रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है फिर कम? कम मतलब इसका लैम्बडा क्या होगा? ज्यादा। लैम्बडा ज्यादा है इसीलिए तो हमें देख सकते हैं, दूर से हमें रेड लाइट का सिग्नल दिखता है। तो इसका अगर लैम्बडा जाए तो इसका ग्राफ कैसे, इसका मतलब कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे बनेगा या फिर डिंग 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 ऐसे ऐसे बनेगा? डिंग 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 ऐसे वाला बनेगा। अरे हाय ना बोलो। चलिए, इतना तो अगर समझ में आता, तो वो साइंटिस्ट ने क्या बोले? साइंटिस्ट ने बोले कि भाई साहब क्या होगा ना, जैसे कि मान लो हमारे पास अगर टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर क्या करेगा? हर एक प्रकार का रेडिएशन निकालेगा, निकालेगा नहीं निकालेगा? कहाँ से कहाँ निकालेगा? ऐसे 0 नैनोमीटर का भी निकालेगा। वेवलेंथ के बारे में बोल रहा हूँ, नानो मतलब 10⁻⁹ होता है। 0 नैनोमीटर का, 100 नैनोमीटर कुछ भी निकालेगा, कुछ तो ऐसे 200 नैनोमीटर का निकालेगा, कुछ तो ऐसे 300 नैनोमीटर का निकालेगा। निकालेगा नहीं निकालेगा? ऐसे बहुत सारा अलग अलग प्रकार के क्या निकालेंगे? वो वेवलेंथ का रेडिएशन निकालेगा। हर एक जो वेवलेंथ का जो रेडिएशन निकलेंगे, अच्छा ऐसे नहीं कि 100 नैनोमीटर का जीरो निकले कहाँ से ना, लाइक 1 नैनोमीटर स्टार्ट करते हैं ना। अच्छा ऐसे नहीं कि 100 नैनोमीटर का उसने एक ही निकाला होगा, 100 नैनोमीटर कुछ 5-10 से निकाला होगा, 200 कुछ 1000-1200 का निकाला होगा, 300 कुछ इसे 5-10 से निकाला होगा। परंतु हर एक प्रकार का वेवलेंथ निकालते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि 1 मिलियन नैनोमीटर ऐसे भी वेवलेंथ निकाल सकता है, परंतु थोड़ा कम निकालेगा, ऐसे है ना ऐसे। तो सूर्यकांत सर ने क्या किया? उन्होंने एक डायग्राम बनाया, उन्होंने एक ग्राफ बनाया, और एक ग्राफ में किसके लिए से, इधर लिए डी अपॉन डी लैम्बडा लिए, और इधर क्या लिए? इधर लिए लैम्बडा लिए।
मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैम्बडा है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको वेवलेंथ है लाइट का, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कितना कितना निकाल, कितना कितना आपका रेडिएशन निकला। मान के चलिए हमें देखो भाई 1 न्यूटन का 10 निकला। 100 न्यूटन जो हमारा कौन सा आपका 100 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है, उसका मान लो 100 निकले, 200 का मान लो 150 निकले, 300 का मान लो ऐसे 400 निकले। बाद में फिर से देखिए हमने भाई 500 का जो निकले, 500 नैनोमीटर कितना निकले, इसे मान चलो आपको 50 निकले, ऐसे है ना, इन्होंने ग्राफ बनाए। ऐसे जैसे ग्राफ बनाए तो प्लॉट किए भाई, ये एक का कितना है, एक का आपका 10 निकला, ठीक है भाई। 100 का कितना, 100 का 100 निकला, अच्छा। 200 का कितना, 150 निकला, अच्छा ठीक है। 300 का कितना, 400 निकला, अच्छा ठीक है, बढ़िया। और ये 500 का कितना, 550 निकला, ऐसे ऐसे ग्राफ बनाए। और पता है उनको ग्राफ कुछ इस प्रकार के ऐसे बना, ऐसे तो ठीक है, टच नहीं कर रहा था, तो कुछ ग्राफ कुछ इस प्रकार के ऐसे बन गया। ये कौन निकाला? बस बिल्कुल। तो इसको जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। क्या बोलते हैं? क्या डेफिनेशन था कि एक पर्टिकुलर लैम्बडा में, जैसे मान लो मैं बोला कि भाई साहब बोलो, बोलो ये जो 400 नैनोमीटर से लेके 400.1 नैनोमीटर के अंदर जो वेवलेंथ से, इन वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन कितना है, तो हम क्या करेंगे, इधर से इधर तक ऐड कर देंगे बस। भाई 400 से लेके 401 नैनोमीटर के अंदर जो रेडिएशंस निकल रहे हैं ना, उनका काउंट कितना है बताओ, उनका काउंट कितना है, तो क्या करेंगे, गिन लेंगे भाई। इसके लिए 400 के लिए इतना है था, 400.1 के लिए 400.2, जैसे करके 10 तक निकालेंगे। तो इसको ना ये बोलते हैं लैम्बडा से लेके लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा। जैसे आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे समझेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। तो जो इसमें जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को बोलते हैं डी ई अपॉन डी लैम्बडा। दिस इज एमिसिव पावर, दिस इज लैम्बडा, दिस इज एमिसिव पावर पर वेवलेंथ, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो सोच के देखिए एक बार, अगर मैंने आपको ये पूछा कि बताइए लैम्बडा 1 से लेके लैम्बडा 2 तक कितना मिलेगा अपने को स्पेक्ट्रम, या फिर एमिसिव पावर कितना आएगा, तो क्या हम इस एमिसिव पावर को ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे आई बोल देता हूं, ठीक है ना। एमिसिव स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या बोलते हैं, आई बोल देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा इतना एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। इतना एरिया कंसिडर करना मतलब इंटीग्रेशन करना, क्या करना, इंटीग्रेशन। जो टोटल एमिसिव पावर वैसे देखने के लिए ऐसे कर सकते हैं, आई इक्वल टू कितना बनेगा, आई इक्वल टू बनेगा डी ई अपॉन डी लैम्बडा। तो अगर अपने को इंटीग्रेशन करना है तो डी ई इक्वल टू कितना बनेगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ ये आई डी लैम्बडा इधर चला जाएगा, आई इंटू डी लैम्बडा, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो जो टोटल एमिसिव पावर बनेगा वो कितना आएगा, लैम्बडा 1 से लेकर लैम्बडा 2। सो दैट इंटीग्रेशन विल बी लैम्बडा 1 से लेकर लैम्बडा 2, और ये बनेगा आई इंटू डी लैम्बडा। दिस इज टोटल एमिसिव पावर, दिस इज टोटल एमिसिव पावर, दिस इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। दिस टोटल एमिसिव पावर इज फ्रॉम लैम्बडा 1 टू लैम्बडा 2। टोटल कितना रेडिएशन निकला है, नहीं सिला टेंशन, मतलब लिखो इसको बस। मतलब क्यों बोल रहा हूं आगे जाके समझ में आएगा वैसे क्यों बोलते हैं। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, जो काम के बाद तो वो करना है, ये सब ये टाइम पास था, इसका कुछ काम ही नहीं, इसका कुछ सच में कोई काम का नहीं है ना, कोई काम का नहीं है। थ्योरेटिकल सवाल आ सकते हैं, बिल्कुल। इंटीग्रेशन मतलब पता ना एरिया होता है। आप लोग का अभी कहाँ तक पढ़े मैथ्स में, कहाँ तक खत्म हुआ आपका इंटीग्रेशन ना? अच्छा डिफरेंशिएशन चालू करो, चलो हो गया डिफरेंशिएशन। अच्छा आ जाओगा, वाह। थोड़ा दिन बचे बस, 2 महीना का मेहनत है, डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा तब तक। 2 महीने नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा ना, थोड़ा ही पढ़ाएंगे। क्यों?
तो लिमिट्स को पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे ताकि हम l'Hopital रूल पुट कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, हाँ हाँ हाँ। उससे चीजें ऐसे बन ऐसे चुटकी में हो जाते हैं सारे सवाल। सपनों में किरिस का गाना सुनाओ। हाँ? मुझे दिल ना दिया। ये सब कुछ क्या वाकी टोकी में चल रहा था ना, वाकी टोकी में। सागर सर बैठ के शायरी सुना रहे थे बैठ के। आह, वो कमर मतलब पे दर्द तो कर रहा है थोड़ा बहुत, पर थोड़ा बहुत कर रहा है बस। कल ज्यादा करेगा और थोड़ा सा। आप लोग को दर्द नहीं कर रहा ना? गर्म पानी में बैठ गए? अच्छा अच्छा, नहीं पैर दर्द नहीं कर रहा, ये वाला पार्ट। हाँ ये लो आ जाइए बताओ। ये जो एमएस ये जो हम इंटीग्रेशन करें ना, इसको इसको जो इस कर्व को जो इंटीग्रेट करें लैम्बडा 1 से लैम्बडा 2 तक, तो हमें क्या मिलेगा एमईसी पावर, मतलब ऐसे मिलेगा टोटल एमईसी पावर कितना हुआ, वो कितना लेगा लैम्बडा 1 से लैम्बडा 2। मान चलो मैंने जीरो से लेके पूरा इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे टोटल एमईसी पावर। जैसे मैंने अगर बोला कि बताओ 1 न्यूटन से लेके 1 नैनोमीटर से लेके 300 नैनोमीटर के अंदर कितना एमईसी पावर है, तो क्या करेंगे 10 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 400। पर मैं अगर पूरा ऐड करूंगा तो वो कितना बनेगा टोटल एमईसी पावर बनेगा। और ये दिस इज ना, दिस इज टोटल एमईसी पावर, दिस इज टोटल एमईसी पावर, इसको बोलते हैं टोटल एमईसी पावर। और इसका वैल्यू कितना आएगा, टोटल एमईसी पावर का वैल्यू कितना होता है? अरे बांगड़ू, सिग्मा इंटू टी रेस टू 4। अगर नॉर्मल बॉडी होगा तो ई इंटू सिग्मा टी रेस टू 4, तो उसको हम कर सकते हैं ऐसे ना, ये आ जाएगा टोटल। ये टाइम पास तो अच्छा और एक चोर ये जो डी अपन डी लैम्बडा, इसका यूनिट क्या बनेगा यूनिट? भला भला सांगा सांगा जल्दी जल्दी इसका यूनिट 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 कितना बनेगा यूनिट कितना? अबे एमईसी पावर का क्या होता है वाट पर मीटर स्क्वायर है ना। अपन ये कितना बनेगा मीटर आएगा, तो आंसर कितना बनेगा वाट पर मीटर क्यूब है ना, ऐसे आ जाता है आपका। सही ना सही सही। ये काम का नहीं। अच्छा सोच के देखो, हम सन का टेम्परेचर कैसे मेजर करते होंगे? सन का टेम्परेचर मेजर कैसे करते होंगे सन का टेम्परेचर? सन के बाद थर्मामीटर लेके गए? क्यों? थर्मामीटर लेके जाएंगे? हाँ कैसे? हाँ, ये लिखो लिखो, ओवेन्स डिस्प्लेसमेंट लो, इन्होंने बस ये लास्ट जो खत्म करते हैं। ओवेन्स स्पेलिंग देख लेना जो भी लिखा हुआ है, ओवेन्स डिस्प्लेसमेंट लो। ये भाई साहब क्या बोले, ये भाई साहब बोले देखो, ओवेन्स भाई साहब ने क्या बोले, उन्होंने बोले देखो, इन्होंने फिर से ग्राफ बनाया, किसका ग्राफ बनाया इन्होंने, इन्होंने ग्राफ बनाया कि जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस लैम्बडा ग्राफ बनाया, ठीक है ना, ऐसे ग्राफ बनाया, यही था क्या ग्राफ पता नहीं देखते जो भी। अब उन्होंने ना उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर में इसको मतलब ये ग्राफ बनाया, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार ऐसे दिखा, ऐसे उन्होंने कुछ ग्राफ दिखा, ऐसे कुछ ग्राफ दिखा, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको ये पूछूं कि बताओ कौन सा लैम्बडा में मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस निकले, बताओ कौन सा आएगा इस केस में, ये वाला बनेगा। दिस इज नॉट मैक्सिमम लैम्बडा, दिस इज द लैम्बडा इन व्हिच द रेडिएशन आर मैक्सिमम। दिस इज नॉट maximum lambda, this is the lambda at which maximum radiation is maximum, तो इसको हम lambda 1m बोल देंगे। अच्छा देखो इस, अच्छा टेम्परेचर अलग अलग है, इसमें T1 ये T2 आपका T3 है, ठीक है ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये लैम्बडा 1 आएगा, ये जो लैम्बडा 2, ये लैम्बडा 2 ना ये क्या बनेगा, दिस इज नॉट मैक्सिमम लैम्बडा, दिस इज लैम्बडा एट विच द रेडिएशंस आर मैक्सिमम। उसी प्रकार के इस केस में ये लैम्बडा 3m, दिस इज नॉट मैक्सिमम लैम्बडा, दिस इज द रेडिएशंस आर मैक्सिमम, ठीक है ना। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या देखे, उन्होंने देखे कि भाई इसमें T1 T2 T3 में अब वो क्या लगा है किसका एनर्जी ज्यादा होगा, T1 T2 T3 का किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, T3 का। क्यों? ये ज्यादा एरिया कवर कर, ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, ज्यादा एनर्जी कवर करेगा। तो उन्होंने देखे कि ये बात सही है बिल्कुल कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन कितना बनेगा T1, सॉरी हाँ जो भी है ऐसे।
अब उन्होंने देखे कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो आपका लैम्बडा वैल्यू छोटा होते जा रहा है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जहां पर आपका लैम्बडा मिलता है ना, वो वाला वैल्यू कम होता जा रहा है। उन्होंने सोचा बात भी सही है, देखो लॉजिकल बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? चप्पस। अगर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ। कम हो तो रहा है, बोल तो रहा हूं मैं, दिखा रहा हूं इधर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लैम्बडा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि लैम्बडा 3 मैक्सिमम विल बी ग्रेटर देन लैम्बडा 2 मैक्सिमम विल बी ग्रेटर देन कितना मेगा लैम्बडा 1 मैक्सिमम। दिस इज नॉट मैक्सिमम लैम्बडा, दिस इज लैम्बडा टू इज रेडिएशंस आर मैक्सिमम। पक्का? ठीक किया ना? जो उल्टा, सॉरी सर, अरे बोलना चाहिए ना नालायक को। ये कितना बनेगा? ये बनेगा 2m लेस देन लैम्बडा ऑफ 1m, ये आ जाएगा। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड विंस्टन डिस्प्लेसमेंट लॉ। होता क्या है ना, ऐसे ऐसे बोला जाता है कि मान के चलिए आपका जो आप हमारे सनलाइट है, सनलाइट आ रहा है, वो सनलाइट का मान चल लैम्बडा कर 4 8, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, हाँ इसको इनको ये दोनों को बोलो, जिसका ज्यादा टेम्परेचर उसका लैम्बडा कितना उतना कम। तो ये दोनों को कंबाइन करने से लैम्बडा इंटू 2 टी, जिस जिस इंटेंसिटी पे आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी आता है, जिस लैम्बडा में, लैम्बडा इंटू टी इक्वल टू ए कांस्टेंट जिसको बोलते हैं बी। दिस बी इज कॉल्ड विन्स कांस्टेंट। अगर मैं डिराइव करता तो मेरे नाम पे इधर आता, आप भी करते हो आप भी आते हैं। एंड दिस बी का वैल्यू कितना होता है? 0.0029 मीटर इंटू कितना बनेगा? केल्विन आएगा। ये टेम्परेचर सब एब्सोल्यूट स्केल में होना चाहिए। ये आता है ना, तो सवाल इस प्रकार कुछ आता है कि मान के चलिए आपके पास, मान चलिए आपके पास जो सनलाइट का, जो सन या फिर कोई स्टार है, मान चलो कोई स्टार है, वो स्टार का, स्टार ए का लैम्बडा है 4880 नैनोमीटर का। और कोई दूसरा स्टार है, दूसरा स्टार है, जो स्टार का लैम्बडा बी का वैल्यू जो है वो मान चलो इसका दुगना करोगे कितना आएगा बताओ? बोलो कितना दुगना करने से? चार, चार आठ नौ, आठ आठ 16 17, 9760 नैनोमीटर। पूछा होगे फाइंड रेशियो ऑफ टी ए एंड टी बी, निकाल सकते हैं क्या? कितना आएगा? कितना आएगा? टू आएगा ना, टू आएगा। क्यों? टी अपॉन टी बी कितना बनेगा? लैम्बडा बी अपन आएगा लैम्बडा ए, दोनों इनवर्स रेशियो में आएंगे तो कितना आएगा? 2। सही बात है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा, जिसका टेम्परेचर उसका लैम्बडा कम, क्योंकि जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका एनर्जी ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका लैम्बडा कम। ऐसे आ जाएगा आपको। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। कॉन्ग्रेचुलेशन, खूब सारे बधाई आपको, पूरा मोहल्ले मीठा बांटा, आपका और एक चैप्टर खत्म हो गया। इसमें से एक क्वेश्चन नहीं कर रहा था नीट पे, एक बार वो देख लेना बस, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ग्राफ का सवाल एक था ऐसे, बस बस लैग लिंग्विस्टिक सवाल था, बाकी और कुछ नहीं। तो अब डिटेल नहीं कर रहा हूँ, वो नीट पे B4 में देख लेना एक बार, ठीक है? हाँ, कल केटीजी, हाँ केटीजी ज्यादा नहीं। आपको आइडियल गैस लो पता है? पीवी इक्वल एनआरटी। पी क्या होता है? वी क्या होता है? वॉल्यूम किस में मेजर करते हैं? 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 ml मतलब? अबे सेंटीमीटर में बताओ, सेंटीमीटर क्यूब में बताओ। 1 cc होता है ml, तो 1 लीटर मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब हुआ? अरे 10⁻³ हाँ सॉरी, सही। अच्छा कितना मीटर क्यूब होगा? 1 लीटर मतलब कितना मीटर क्यूब? 10⁻³ मीटर क्यूब। आर का वैल्यू क्या होता है? 8.314। आगे का कौन बोलेगा? मतलब वो यूनिट क्या हो चुका? गया भैंस पानी में। जूल पर मॉल, केजी। मॉल हमारा मोल्स क्या होता है? मोल्स एन का वैल्यू क्या होता है? अरे फॉर्मूला मत बताओ, थोड़ा सा नंबर मतलब क्या होता है वो, मान। अरे जब मॉल क्या होता है? नंबर मॉलिक्यूल्स अपन एवोगाड्रोस नंबर, या फिर टोटल मास अपन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को केजी पर मोल लेते हैं, ग्राम पर मोल लेते हैं। गया भैंस पानी में। क्यों केजी पर मोल नहीं ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं, डिपेंड करता है ऊपर वाले पे अगर केजी होगा तो उसके ऊपर मैटर करेगा ना ये सब चीजें। अच्छा और क्या क्या? टेम्परेचर हमेशा किस केल्विन लेना चाहिए, प्रेशर दुगना होगा तो क्या, सब कुछ पता है आपको सब चीज ऑलरेडी। बस कल थोड़ा 2 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दे तो गैस लो खत्म हो जाएगा, बस गैस लो आपको तो ऑलरेडी आता है आपको। मतलब मैं बस देखूंगा कि आपको कितना आता है गैस लो ना, उस हिसाब से। बाकी प्रेशर दुगना कर दिया, टेम्परेचर आधा कर दिया तो फिर क्या होगा, कर लेंगे ना ये सब चीजें। हाँ फिर भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, मुझे भरोसा नहीं आ रहा है आपको। मोल मोल निकालने का 2 ही तरीका पता है, कौन सा तरीका? फिर 3 तरीका है। एक तो मास अपन मोलिकुलर मास, और एक नंबर ऑफ मोल्स अपन एवोगाड्रोस नंबर, या फिर वॉल्यूम से निकाल सकते हैं ना, 22.4 हमारा वॉल्यूम वाला